हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी यूनिट 3 का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल लर्नर स्क्वायर्स को सब्सक्राइब करिए। यहाँ देखिए प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिसमें आप क्लास 8 के चैप्टर्स को देख सकते हैं और इस चैनल पे अनेक अलग अलग प्लेलिस्ट भी है जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। स्टूडेंट्स, वीडियोस को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने में मदद मिल सके ऐसा काम करिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। देखिए स्टूडेंट्स, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्पसेस का मतलब क्या होता है? झलक। पास्ट के कुछ झलक के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarifying your understanding for the condition that lead to the event known as the फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस दिए हुए हैं। ठीक है, ये कब से कब तक के हैं? 1757 से लेके 1857 तक के हैं। इन पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस को जब हम पढ़ेंगे तो हम अपनी कंट्री के उस टाइम के कंडीशंस को समझ पाएंगे जो 1857 में हमारे कंट्री की कंडीशन थी। 1757 से 1857 तक। 1857 में जो वॉर हुआ था उस वॉर को क्या कहते हैं? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखते हैं फर्स्ट क्या है? द मार्टियर्स। मार्टियर्स का मतलब होता है शहीद। ओके, एट अ फंक्शन इन दिल्ली, ओह माय कंट्रीमैन, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs। देखिए, ये एक फंक्शन है दिल्ली में। यहाँ पे ये कौन है? लता मंगेशकर जी हैं और ये कौन सा गाना गा रही हैं? ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ये किसके सेक्रीफाइसेस को याद दिला रही हैं? जो लोग शहीद हुए हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है? पार्ट सेकेंड, द कंपनी कॉन्क्वेस्ट। 1757 से 1849 तक के कंडीशंस को समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया है यहाँ पे? विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। देखिए, अपने सुपीरियर वेपन्स के साथ जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने पावर को 18th सेंचुरी में इंडिया में एक्सटेंड कर रही थी और भी उसको बढ़ा रही थी। इंडियन प्रिंसेस वे शॉर्ट साइटेड दैट अपस्टार्टेड राजा बाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट दे विल हेल्प टू डिफीट हिम। देखिए, जो हमारे इंडिया के प्रिंस लोग थे, मतलब कि जो राजा लोग थे, वो कैसे थे? वो शॉर्ट साइटेड थे, बहुत ही कम दूर तक का सोचते थे। वह एक दूसरे से जीत के लिए, एक दूसरे से लड़ने के लिए क्या करते थे? वो जो ब्रिटिश थे उनकी हेल्प लिया करते थे। ओके, द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। और ऐसे छोटे छोटे फाइट्स के लिए क्या था? लोगों के बीच में कोई भी पीस नहीं था, शांति नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। यहाँ देखिए, इस मैप में हम देखते हैं इंडियन प्रिंसेस 1765 में हमारा मैप जो था वो ऐसा दिखता था। ये जितने भी येलो वाले पोर्शंस हैं, यहाँ पे कौन राज करता था? इंडियन प्रिंसेस। और जो भी ये रेड वाले पोर्शंस हैं, सॉरी पिंक वाले पोर्शंस हैं, यहाँ पे ये ब्रिटिश की टेरिटरी थी। आगे देखते हैं, The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जो यहाँ के राजा थे उनकी शॉर्ट साइटेड को देखकर उसका गलत फ़ायदा उठाकर उनकी हेल्प किया। मतलब ये कहते थे कि हम आपका हेल्प कर रहे हैं और एक करके सब में विभाजन कराते गए और सारे राज्य को अपने हाथ में लेते गए। The far-seeing ruler like the brave Tipu and Mysore fought the British till he fight
died fighting। देखिए फार साइटेड भी थे उस टाइम के कुछ राजा, जैसे कि कौन था, टीपू थे, मशहूर के टीपू सुल्तान थे। ठीक है, उन्होंने बहुत ही अंग्रेजों के साथ लड़ाई की और तब तक लड़ी जब तक उनकी अंतिम सांस चली थी। Thank God there is peace in the country now. No more war and no looting by thug. It is good who sent the British. Our destiny is linked with them. How did it? देखिए वो जो भी कॉन्क्वेस्ट हुआ करते थे वहाँ पे, उसमें जो इंडियंस थे उनका रिएक्शन क्या था। ये देखिए एक व्यक्ति क्या बोल रहे हैं कि अच्छी बात है कि हमारे देश में अब शांति है, भी किसी भी प्रकार का वॉर नहीं हो रहा है। इट इज़ गुड who sent the British, और it is God who sent the British। भगवान, और ये देखिए ये व्यक्ति हैं क्या कर रहे हैं कि भगवान ही है जिन्होंने ब्रिटिश को यहाँ पे भेजा है। फिर एक व्यक्ति क्या कर रहे हैं, Our destiny is linked with them, और एक व्यक्ति क्या कर रहे हैं कि हमारी जो पूरी डेस्टिनी है वो उनसे लिंक्ड है। इधर देखते हैं कुछ लोग क्या सोचते थे। The white man has killed or dethroned our kings. Some kings were not good, but after all they were of this land. Now we have become slaves of foreigners। और कुछ लोग क्या कहते थे कि जो ये वाइट मैन है, मतलब कि जो ये ब्रिटिश हैं, इन लोगों ने हमारे किंग को मार दिया है। तो एक ये व्यक्ति वो क्या बोल रहे हैं कि हाँ कुछ किंग तो ऐसे थे जो अच्छे नहीं थे, लेकिन जो कुछ भी था वो हमारी भूमि के थे, मतलब यहीं के थे, कोई बाहर के नहीं थे। फिर ये व्यक्ति क्या बोलते हैं कि अब तो हम फॉरेनर्स के गुलाम बन गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश रूल 1765 to 1836। 1765 से 1836 में ब्रिटिश का रूल क्या था। Religious leader precedes India's like untouchability and child marriage. Anyone who crosses the seas loses his religion. All the misery in the world is due to women। देखिए वहाँ पे क्या हुआ, कुछ ऐसे सोशल फैब्रिक थे जिन चीज़ों ने हमारे देश में अपना एक अलग ही जगह बना के रखा था। ठीक है, लोग के अंदर क्या था, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, मतलब कि लोग क्या सोचते थे कि अगर कोई सी को क्रॉस कर देगा तो वो अपने धर्म को खो बैठेगा। और फिर क्या था, लोगों के अंदर ये ऐसी थिंकिंग थी कि जो भी मिस्ट्री हो रही हैं, जो भी गलत चीज़ें हमारे राज्य में, हमारे देश में हो रही हैं, वो उसका कारण सिर्फ औरतें ही हैं। नेक्स्ट देखिए। The truth was that India's had lost self-respect. The British scorned them. The natives are unworthy of trust, incapable of honesty. True, Your Honor, I am honest. देखिए बात क्या थी कि इंडियंस जो थे वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके थे। वो पूरी की पूरी तरह ब्रिटिश की मुट्ठी में थे। ठीक है, वो अपना मतलब अपनी जो ऑनेस्टी थी वो ब्रिटिश को दे चुके थे। उनका खुद का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रह गया था। Being merchant, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their field. और देखिए मर्चेंट होने के व्यापारी थे वो, तो वो लोगों से क्विक प्रॉफिट, मतलब कि बहुत ही कम समय में ज़्यादा लाभ की अपेक्षा करते थे, जिसके कारण वो हैवी टैक्स भी लोगों से लेने लगे थे। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल क्रॉप्स। देखिए ये व्यक्ति इनको बता रहे हैं कि आपकी तो जो लोग हैं वो सारे क्रॉप्स हमसे ले लेते हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। देखिए क्या कर रहे हैं कि नहीं, तुम्हें अभी भी टैक्स पे करना है, अगर तुम नहीं पे करोगे मैं तुमको जेल भेज दूंगा। Inevitability, famines followed between 1822 and 1836. 15 लाख इंडियन died of starvation। देखिए 1822 से लेकर के 1836 के बीच में लगभग 15 लाख इंडियन जो है वो स्टारवेशन यानी कि भूख के कारण लगभग 15 लाख इंडियंस की जान जा चुकी थी।
Still the British invented other method which gave them more profit. अब देखिए ब्रिटिश जो है वो हमेशा सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते थे, तो क्या हुआ अभी भी वो अलग से अलग तरीका अपनाने लगे थे अपने प्रॉफिट्स के लिए. The goods manufactured in England should not have any import ड्यूटी व्हेन ब्रॉट टू इनटू इंडिया. देखिए क्या करते थे वो, जब जो भी चीज़ें इंग्लैंड की बनी हुई थी और वो जब इंडिया में इंपोर्ट की जाने लगी तो वो क्या हो गई, टैक्स फ्री हो गई, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था. अ गुड आइडिया. द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज. और उनका ये जो लॉ था वो इंडियन इंडस्ट्रीज को लॉस में भेजने लगी. देखिए क्या होता था स्टूडेंट्स, जो चीज़ें इंग्लैंड से इंपोर्ट करके इंडिया में लाई जाती थी उन चीज़ों पे टैक्स नहीं लगता था, उसके कारण वो सस्ती होती थी, और जो चीज़ इंडिया में बनती थी उन पे टैक्स ज़्यादा था इसलिए वो महंगी होती थी. तो इस प्रकार से इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी वो घाटे में जाने लगी, क्योंकि लोग सस्ती चीज़ों को ज़्यादा अफोर्ड कर पाते थे, ज़्यादा खरीदते थे. द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेस. और देखिए ऐसे ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी वो इंडियन के बिजनेस को पूरी तरह रुइन कर दी, पूरी तरह खराब कर दी थी. ब्रिटिश जो थे वो बहुत ही इजी मेथड यूज़ करने लगे थे अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए. इंपोर्ट ऑफ इंग्लैंड जो भी इंग्लैंड से आता था उन सब चीज़ों को टैक्स फ्री करके वो अपने मुनाफे की बात सोचने लगे थे. नेक्स्ट पार्ट में देखते क्या है, राजा राम मोहन रॉय 1772 to 1833. इस बीच की स्टोरी है, किसके बारे में है, राजा राम मोहन रॉय के बारे में है. Raja Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. देखिए ये एक बंगाल के पढ़े लिखे आदमी थे और ये सब कुछ समझ गए कि हमारे देश में क्या चीज़ गलत हो रहा है. Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of greater achievement. We must first reform our society. Superstition have been ruining us. देखिए राजा राम मोहन रॉय जो थे वो सब कुछ समझ गए कि देश में क्या गलत हो रहा था, और उन्होंने ये ट्राई करने की कोशिश बहुत की कि वो अपने देश को रिफॉर्म कर सके. उन्होंने लोगों को सिखाया कि रिलीजन्स और जो ये सुपरस्टिशंस है इसमें क्या अंतर होता है. इस चीज़ को उन्होंने एम्फाइज किया, इस चीज़ को उन्होंने लोगों के प्रैक्टिकल नॉलेज में लाने की बहुत ही कोशिश की कि जो हमारे अंधविश्वास है वही हमें क्या कर रहे हैं, अंदर से खोखला कर रहे हैं. He told his wife Uma, cows are of different color but the color of their milk is the same. Different teacher have different opinion but the essence of every religion is same. देखिए उन्होंने अपनी वाइफ उमा से क्या कहा कि जो गाय होती हैं वो डिफरेंट कलर की अवश्य होती है, उनका कलर जो है वो अलग होता है लेकिन उनके मिल्क का कलर एकदम सेम होता है. सबका मिल्क जो है वो वाइट कलर का ही होता है. ठीक उसी प्रकार जो अलग अलग रिलीजन्स के जो टीचर्स हैं, मतलब कि देखिए पंडित हैं, ऐसे है ना, सब रिलीजन्स में जो उनके टीचर होते हैं, जो उनके हेड होते हैं, उन सब के ओपिनियंस तो अलग जरूर हैं लेकिन वो सब भी गाय के दूध के समान बिल्कुल सेम है. ठीक है. He was attracted by science and modern knowledge. Knowledge should be practical and scientific. देखिए वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे और वो साइंस से और मॉडर्न नॉलेज से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, तो इसलिए वो प्रैक्टिकल और साइंटिफिक जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल भी है और साइंटिफिक इम्प्रूव्ड भी हैं. उन चीज़ों पे जो साइंटिफिक प्रूफ चीज़ें थी उन्हीं चीज़ों पे वो विश्वास करते थे. He crossed the sea and went to England to see what made the British powerful. वो देखिए सी को क्रॉस किए, जैसे कि जो हमारे रिलीजन के लोग थे वो क्या कहते थे कि जो सी को क्रॉस करेगा वो उसे देश से निकाल दिया जाएगा, धर्म से निकाल दिया जाएगा. लेकिन वह एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्होंने सी को क्रॉस किया और वहाँ तक गए, इंग्लैंड तक गए और वहाँ जाकर उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि ब्रिटिश जो है वो इतने पावरफुल क्यों हैं. We accept you as ruler and you must accept us as subjects, but you must remember the responsibility a ruler owns to his subject.
देखिए उन्होंने क्या कहा ब्रिटिश से कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि आप हमारे रूलर हैं, आप हमारे राजा हैं और हम आपकी प्रजा हैं, लेकिन आपको हमेशा यह चीज़ याद रखनी चाहिए कि एक राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वह अपने प्रजा के प्रति क्या है। He started newspaper, but the suspicious British stopped them in 1823. राजा राम मोहन रॉय ने लोगों के अंदर जागरूकता को बढ़ाने के लिए अपना न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया, लेकिन क्या था, ब्रिटिश जो थे वो उस न्यूज़पेपर को 1823 में क्या किए, स्टॉप कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन 1765 to 1835. But the British continued to oppress Indians in 1818. They had passed regulations third under it an Indian could be jailed without trial in a court. अब देखिए अंग्रेज जो थे वो इंडियंस पे ऑपरेशंस भी स्टार्ट कर दिए। उन्होंने एक बिल पास किया जिसका नाम था रेगुलेशन थर्ड, और इस बिल के अंतर्गत क्या था कि बिना कोर्ट में गए हुए किसी भी इंडियन को क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी। All the time British officers in India drew big salaries and also made fortune in private business. अब देखिए जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो उन्हें इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा सैलरी भी मिलती थी और वह अपना प्राइवेट बिजनेस भी करने लगे थे। 1829 Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees in India. अब देखिए 1829 में जो ब्रिटिश हैं वो क्या यहाँ से गुड्स ले जाते थे जिनका दाम कितना था, लगभग 7 करोड़ रुपया। ठीक है, 7 करोड़ रुपये था। The British prospered on the company loot while Indian industry began to die. अब देखिए ब्रिटिश जो थे वो अपनी कंपनीज को इतना ज़्यादा यहाँ ला दिए थे कि इंडियंस जो है उनकी कंपनीज और उनकी इंडस्ट्रीज बिल्कुल घाटे में चलने लगी, वो लगभग ख़त्म सी हो गई। गवर्नर जनरल बेंट्रिक reported back home, the bones of cotton weavers are bleaching the plain of India. अब देखिए एक गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था बेंटिक, उन्होंने रिपोर्ट किया कि इंडिया के जो बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स जो हैं उन्होंने क्या कहा कि कपास के बुनकरों की हड्डियों से भारत के मैदानों में खून रिसा है। इस प्रकार भारतीय उद्योगों की तबाही पर अंग्रेज समृद्धशील हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो कपास की खेती है, जो कपास के बुनकर हैं, उनके हड्डियों से भारत का जो ज़मीन है, जो भूमि है, वह रशीला हो रहा है और अंग्रेज जो है वो समृद्धिशील हो रहे हैं, मतलब कि वो और आगे बढ़ रहे हैं। डिससैटिस्फैक्शन, असंतोष 1835 to 56. Education in India was in Persian and Sanskrit. In 1835, an Englishman named मैकले suggested a change. अब देखिए इंडिया में जो एजुकेशन हुआ करती थी वो किस भाषा में होती थी, पर्शियन में और संस्कृत में। 1835 में मैकले नाम के एक व्यक्ति थे, इंग्लिश मैन थे, उन्होंने इसको एक चेंज लाने के लिए कहा। We should teach the native through the English language. I agree. देखिए इन्होंने इनसे कहा कि हमें इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए और यह इस बात से एग्री हो गया। English education produced clerks to whom the British gave PT job under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectual. देखिए क्या होने लगा, अब इंग्लिश एजुकेशन जो है वो उसकी आवश्यकता लोगों के बीच में बढ़ने लगी, क्योंकि जो लोग इंग्लिश एजुकेटेड होते थे उनको हाई सैलरी पे क्लर्क के रूप में रखे जाने लगा। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर, लोग क्या बात करने लगे कि हमें अपने भाइयों को, अपने से छोटों को एजुकेट करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और उनके अभी के कंडीशंस को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जो था वो अब हाई डिमांड पे आने लगा था। जो लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे, जो लोग इंग्लिश पढ़ने के काबिल थे, उन्हें अच्छी जॉब मिलने लगी थी। फॉर डैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इन लोगों ने क्या कहा कि हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट से बात करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ एक मैप है,
1856 द ब्रिटिश हैज़ कंक्यूर्ड द होल ऑफ इंडिया। यहाँ देखिए, हमने अभी ऊपर में एक मैप देखा था, उसमें यह येलो कलर ज़्यादा दिख रहा था और यह कलर कम दिख रहा था। अभी देखिए यह कलर ज़्यादा दिख रहा है, देखिए इधर इधर पूरा भरपूर दिख रहा है। और ब्रिटिश की एरिया जो है वह इंडियंस की एरिया से ज़्यादा हो गई है। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन, और वो हल्का फुल्का उनकी नीड्स के बारे में भी, इंडियन की नीड्स के बारे में भी केयर करते थे। आर किंग हैव बिकम पपेट एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब। अब लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो राजा है वो तो पपेट बन गए हैं, मतलब गुलाम बन गए हैं ब्रिटिश के, और हमने तो अपनी जॉब भी छोड़ दी है। एंड लैंड्स, यहाँ तक कि अपने ज़मीन भी हम लॉस्ट कर चुके हैं। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, और वो हमारे भाइयों को भी अपने में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, और क्या कुछ लोग क्या कहते थे कि हमें सिर्फ बातें ही नहीं करनी चाहिए, हमें उनको अपने देश से बाहर निकालने के लिए और कुछ काम भी करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द स्पार्क। अब चिंगारी फैलेगी, बहुत उत्पीड़न हो गया इंडियंस को, अब चिंगारी आएगी। देखते हैं 1855 to 57 में क्या स्पार्क आया था। Taxes continued to ruin the peasant in Bengal. The Santhal, who had lost their land under new land rules, became desperate. In 1855, there rose a rebellion and massacred European and their supporter alike. देखिए क्या हो रहा था, टैक्स जो है वो कंटिन्यूड होते जा रहे थे, और टैक्स जो है वो किसानों को पूरी तरह र्यून कर चुके थे। तो बंगाल में एक समुदाय था जिसका नाम था संथल, उन लोगों ने अपना पूरा लैंड लॉस्ट कर दिया था इनके रूल में, इनके मतलब जो ब्रिटिश के शासन में उन लोगों ने अपना पूरा लैंड को लॉस कर दिया था। तो 1855 में उन लोगों ने विद्रोह किया, ठीक है, यूरोपियंस के खिलाफ विद्रोह किया, और समर्थक के और भी लोग थे जो मारे गए, ब्रिटिश भी मारे गए। लेकिन discontent was brewing in the East India Company's army too. अब देखिए, the white soldier get huge pay mansions to live in server, while we get a petitions and slow promotions. The Angrez ask us to cross the sea, which is against our religion. Who is the टोपीवाला to abolish our age old custom? We must drive out to अंग्रेज। अब देखिए अंग्रेज के समुदाय में जो इंडियंस शामिल हुए थे, अब उनके अंदर भी क्या आने लगी थी, उनके प्रति ऐसी भावना आने लगी थी कि हम इनको बाहर निकाल देंगे, या हमको समुद्र पार करने को कहते हैं जो हमारे धर्म के विरुद्ध हैं, हम अपने इन टोपी वालों की वजह से हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। Sepoy Mangal Pandey attacked the adjacent of his regiment and was executed. अब देखिए मंगल पांडे जो थे वो उनके रेजिमेंट पे आक्रमण भी किया और उनको फांसी दे दी गई। Thousands of other Sepoys revolted. They were stripped to their uniform. और भी लोग ने रिवोल्ट किया और उनसे उनकी वर्दी ले ली गई, उनसे उनका जॉब ले लिया गया। Few Englishmen had cared to understand Indian custom or the people's mind. और कुछ ऐसे इंग्लिशमैन थे जो इंडियंस के कस्टम्स को और उनके माइंड को समझते थे। ओह proud Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet have been to be over bite is made from the fat of cow and pig. अब देखिए वो क्या बोलते थे कि तुम तो ब्राह्मण हो, और क्या तुम्हें पता है कि यह जो बारूद है, यह जो बम है, ये काऊ और पिग से बना हुआ है। What? The white man has deceived us too. क्या ये तो अंग्रेजों ने हमारे धर्म को भी नाश कर दिया, ऐसा लोग बोलते हैं। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their service. Yes, all my villagemen will ready. अब देखिए क्या होता था, अब खबर को किस चीज़ के थ्रू, चपातीस के थ्रू, रोटी के थ्रू खबर भिजवाया जाता था और एक दूसरे से मदद मांगी जाती थी साथ खड़े होने के लिए। Similarly, lotus flowers circulated among Indian soldiers, that to the foreigner. The masses gave all help and shelter to the patriot.
देखिए उसी प्रकार भारतीय सैनिक के बीच कमल का फूल घूमता रहा, जनता ने भी पूरी सहायता का समर्थन दिया। देखिए गांव गांव में जो है वहाँ रोटियों के थ्रू संदेश जाता रहा और जो सोल्जर्स थे उनमें कमल के फूल के थ्रू जाता रहा। अब नेक्स्ट देखते हैं रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब क्या होता है? विद्रोह। 1857 का क्या था? विद्रोह, आजादी की लड़ाई। फर्स्ट रिवोल्ट कब हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए? 1857 में हुआ था। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। मेरठ में बहुत ही बड़ा आउटब्रेक हुआ। द शिपाही मर्चेंट्स टू दिल्ली, लॉन्ग लिव आवर एम्पीरियर बहादुर शाह। द रिबेलियन spread wider. Many landlords had lost their land because of the British policies and they were sure the white man's rule must end. Yes, we will help you. अब देखिए स्टूडेंट्स 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई हुई। बहुत से शासक जैसे कि लखनऊ के हजरत महल असंतुष्ट थे। अंग्रेजों ने उनके राज्य हड़प लिए थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला जैसे लोकप्रिय नेताओं ने भी अपना उनके प्रति वायलेंस को शो किया था। देखिए बहादुर शाह भी थे एक एम्पीरियर थे और उन्होंने भी वायलेंस शो किया था। यहाँ लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे लैंडलॉर्ड हैं जो अपना पॉलिसीज़ जो है ब्रिटिश पॉलिसीज़ के वजह से अपने लैंड को खो बैठे हैं और क्या बोलते हैं कि हमें इन वाइट मैन्स का एंड कर देना है और एक दूसरे की हेल्प मांगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द फाइट फॉर फ्रीडम। अब क्या है, हर जगह देखिए हमने ऊपर में देखा था कि जमींदार भी अपने ज़मीन के लिए तत्पर हो चुके होते हैं। सब विद्रोह के लिए एक दूसरे से सहायता मांगते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी रिबेलियन स्प्रेड हो गया। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, इंडियंस के अंदर एक दूसरे की मदद का भी, एक दूसरे से समर्थन का भी भागीदार जो होते रहे थे, सब एक दूसरे के समर्थन में बन गए। अंदर ही अंदर सबने रिवोल्ट के लिए क्या प्लान कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। अब 1857 में लोगों ने फ्रीडम के लिए फाइट स्टार्ट कर दी थी। मेनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बाइटर द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। अब देखिए ये बेगम हजरत हैं कहाँ की, लखनऊ के महल की, और वो क्या बोलती हैं कि ये जो वाइट मैन हैं इन लोगों ने मेरे पूरे राज्य को मुझसे छीन लिया है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल। एक लीडर थे पॉपुलर, क्या नाम था उनका? मौलवी अहमदुल्ला। उन्होंने लोगों से क्या क्या, राइज ब्रदर राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड। बोल रहे हैं कि जागो भाइयों जागो, ये जो अंग्रेज हैं वो हमारे ज़मीन को नाश कर रहे हैं, हमारे ज़मीन का खराब कर रहे हैं। दे ज्वाइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर। अब ये देखिए जो बेगम हैं इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत बोल दी थी और यहाँ बरेली, कानपुर, इलाहाबाद ये सारे लोग अंग्रेजों के खिलाफ बगावत बोल दिए थे। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या तोपे वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द पैट्रियोट्स pounced upon the British and fought pitched battle all over North India। देखिए अजमुल्ला खान क्या बोल रहे थे तात्या टोपे से कि हमें पेशवा, नाना साहब जो पेशवा हैं उन्हें अपने इस आज़ादी का लीडर बनाना चाहिए। पूरे उत्तर भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ डटकर लड़ाई लड़ी। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव अ बुलेट इन हिज रिस्ट। मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफर टू यू। देखिए बिहार के 80 वर्षीय कुंवर सिंह की कलाई में गोली लगी, उन्होंने तुरंत ही अपनी हाथ काट दी। ठीक है, जैसे ही उनके कलाई में गोली लगी, जैसे ही बुलेट उनके रिस्ट में घुसा, रिस्ट का मतलब क्या होता है? कलाई। उन्होंने अपना हाथ काट दिया तुरंत और क्या कहा कि उसे गंगा रिवर में फेंकते हुए कहा कि हे माँ, मैं तुम्हारे लिए इसे अंतिम भेंट समझो, मेरे इस हाथ को तुम अपना अंतिम भेंट समझो, चढ़ावा समझो, मैं यह तुम्हें ऑफर करता हूँ। तो देखिए इस प्रकार ख़त्म हो जाता है ये हमारा क्या है, फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट एस.डी. सावंत। एस.डी. सावंत की तरफ से क्या था, ये छोटी सी कहानी थी हमारी लड़ाई की। जो पहला रिवॉल्ट हुआ था 1857 वह कैसे हुआ था, कब हुआ था, इन सब के बारे में टोटल जानकारी थी। ओके स्टूडेंट्स,
आपको वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि इस लॉकडाउन में सब अच्छे से घर बैठे बैठे चैप्टर को सही से समझ सके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।